जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है ना। आपातकाल, जिसको आपातकाल कहते हैं। और आखिर आपातकाल हमारे संविधान में लिया ही क्यों गया है, क्या कारण था संविधान में लेने का आपातकाल को, और आपातकाल के कारण हमारी विधायिका, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, हमारे मौलिक अधिकार, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो आपातकाल अभी तक है ना बहुत सारा डाउट देता है कई सारे लोगों को इसमें, तो मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखेंगे संवैधानिक उपबंध। आपातकाल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। ठीक है ना। ये कोई एक्ट नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है। इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में तथा अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। आपको पता होगा हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 थे। मूल संविधान की बात कर रही हूँ, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। अभी बढ़ गए होंगे, बढ़ते घटते रहते हैं, क्योंकि इतने साल हो गए, 70 साल के आसपास हो गए हमारे संविधान को। तो अपने अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं समय के अनुसार। ठीक है। तो ये किस, जैसे आपको ये भी पता होगा कि भाग कितने हैं हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। तो भाग 18 में किसके बारे में, आपातकाल के बारे में है। अनुच्छेद में कितने हैं, तो 352, 356, 360, ये आप मेन रूप से याद रखिएगा। ठीक है। 352, 356, 360 इसलिए याद रखिएगा, मेन यही है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है। वैसे तो क्या है हमारा संविधान, क्या है, राज्यों का संघ है। हमारा संविधान क्या है, राज्यों का संघ है। परंतु आपातकालीन स्थिति में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसीलिए तो हमने यह नोट डाल के लिखा था कि आपातकाल की स्थिति में ये क्या है, एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे संघ, आप जब संविधान पढ़ोगे तो सबसे पहला अनुच्छेद, जब आर्टिकल फर्स्ट पढ़ोगे आप, तो आप उसमें लिखा रहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है। भारत के राज्यों का विनाश हो जाएगा, लेकिन भारत का विनाश कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो क्या होता है, एकात्मक प्रणाली हो जाती है। ठीक है। एक रूप ग्रहण हो जाता है, राज्यों का और संघ का क्या होता है, एकात्मक हो जाता है। वैसे तो राज्य सरकार अपने अनुसार कार्य करती है और केंद्र सरकार अपने अनुसार कार्य करती है, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार क्या होती है, राज्यों के लिए कानून बनाने लगती है। अभी हम सारा देखने वाले हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए, तो उद्देश्य क्या है इसको लाने का, आखिर आपातकाल हमारे संविधान में क्यों लाया गया। तो इस प्रकार के उपबंधों को संविधान में इसलिए जोड़ा गया ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं ये सब ये जो एकता है, अखंडता है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एकदम बनी रहें। हम क्या है, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ अखंडता है, एक तंत्र, लोकतंत्र। आपने लोकतंत्र के बारे में सुना होगा, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमने संविधान में आपातकाल को लिया है। विश्व का पहला लोकतंत्र बोलेंगे तो अमेरिका लिखिए, और यदि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत, हमारा भारत। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आपात उपबंध को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आपको ये भी पता होगा, जब हमारा संविधान बनता है तो हमारे संविधान में अलग अलग देशों से क्या होता है, अलग अलग देशों के संविधान से जो विशेषताएं होती हैं ना, उनको लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, है ना, बहुत सारे अलग अलग वर्गों में लोग रहते हैं। हमें सबके मौलिक अधिकारों को देखना था, इसीलिए हमने क्या किया है, हमने इस तरीके का संविधान निर्माण किया है ताकि सभी को अपने अधिकार मिल सकें। ठीक है ना। सभी के व्यक्तित्व का विकास हो सके, सभी को समान अधिकार की प्राप्ति हो सके। इसीलिए आपात उपबंध को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अब आपने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में तो सुना होगा ना,
और यदि नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें आप जाके देखिए, मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 पर वीडियो बनाया है। आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में 1/3 चीज़ें ली गई हैं। 1/3 चीज़ें हमारे संविधान में कहाँ से ली गई हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो आपातकाल की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। लेकिन जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है तो क्या होता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? जैसे आपातकाल किस में दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है। उसी तरीके से हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो क्या होता है, जब आपातकाल लगता है तो क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। उस समय के लिए, जब तक आपातकाल रहता है, हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी आ गई है इसलिए। और ये सब हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। देखिए, यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी और लंबे टाइम तक, एग्जाम तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, है ना। जर्मनी में वाइमर संविधान है। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर कहाँ के थे? हिटलर कहाँ? जर्मनी के थे। ठीक है ना, हिटलर जर्मनी के प्रमुख शासक रहते हैं हिटलर। ठीक है, तो हम आपात उपबंधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, है ना। तो आपात उपबंध, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपातकाल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। राष्ट्रीय आपातकाल 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, ये 356, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ये होता है 360। ठीक है, तो 352, 356, 360 ये याद रखिए। मेन रूप से पूरा याद नहीं हो पा रहा है मत करिएगा, लेकिन 352, 356, 360 याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए और देखते आगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल 352, है ना, 352। तो हम देखिए, यानी कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इसकी घोषणा कब की जाती है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जब संपूर्ण भारत, पूरे भारत की बात चल रही, पूरे भारत यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नहीं, या फिर आप देखिए राजस्थान, कोई भी राज्य हो, पूरा भारत, या फिर कोई भारत का कोई राज्य या फिर राज्य का कोई हिस्सा जब खतरे में होता है। ठीक है, क्या होता है? जब खतरे में होता है तब राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपको पता होगा भारत के पहले नागरिक कौन कहलाते हैं? देश के पहले नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी, है ना। संवैधानिक तौर पर भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। और आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, याद रखना है। ठीक है, अब नोट, एक देखिए नोट डाल के लिखा हुआ है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। पहले अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि या तो सशस्त्र विद्रोह हो या फिर आंतरिक अशांति हो। तो देखिए मूल संविधान में क्या है ना, सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले क्या था? आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। कब? पहले क्या था? आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति थी। मूल संविधान में क्या शब्द रखा गया था? आंतरिक अशांति। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, तब उसकी जगह आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, यानी कि किसी ने विद्रोह कर दिया है, सेना ने विद्रोह कर दिया है या कहीं आक्रमण हो गया, तब कौन सा आपातकाल लगेगा? 352। ठीक है, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो शब्द है ना, ये जो पहले जो शब्द था आंतरिक अशांति, ये थोड़ा सा एकदम स्पष्ट शब्द नहीं था, आंतरिक अशांति, इसीलिए हम लोगों ने सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। 44वां संविधान याद रखिए। इसी तरीके से आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात है, दूसरा पढ़ेंगे उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि। अभी हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? केवल हम लोग 352
ठीक है ना, 352 को पढ़ने वाले हैं, यानी कि सशस्त्र विद्रोह वाले को पढ़ने वाले हैं। 352 के बारे में जो आपातकाल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, है ना, कब करता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा? तब तक नहीं करता है जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से उसे प्रस्ताव नहीं भेजता। अच्छा, राष्ट्रपति जी क्या है, तब तक है ना आपातकाल की घोषणा नहीं करते हैं जब तक संघ का जो मंत्रिमंडल है उसे लिखित रूप से, जो कैबिनेट होती है उसे लिखित रूप से ये ना भेज दे कि राष्ट्रपति जी आप अब वो क्या है, आपका आपातकाल घोषित कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है ये भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, आप 44वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है। तीसरी बात देखेंगे, संसदीय अनुमोदन एवं समय अवधि। हम लोगों ने अभी ये देखा, तो राष्ट्रपति जी किसकी, मंत्रिमंडल की सिफारिश आती है लिखित रूप पे, तब ये क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। और ये कब जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये भी याद रखिए। तीसरी बात है संसदीय अनुमोदन या समय अवधि। संसद, ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर, देखिए अभी तो इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी राष्ट्रीय आपातकाल की, लेकिन संसद के, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर, ठीक है, अनुमोदित होना आवश्यक है, ठीक है। पहले तो राष्ट्रपति जी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें 1 माह के भीतर क्या होना है ना, 1 माह के भीतर किसके सदन में भी जाके पेश करना है, लोकसभा राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो मूल संविधान में संसद द्वारा अनुमोदन की जो अवधि थी वो 2 माह की थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 1 माह की अवधि कर दिया गया। पहले क्या था कि आपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन 2 महीने तक आप संसद में पेश कर सकते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितना कर दिया, 2 से घटाकर 1 महीना कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया और यदि संसद ने हमें अनुमति दे दी, ठीक है, यदि पहले तो देखिए बहुत समझने वाली चीज़ है, ठीक है, आपातकाल इतना आसान नहीं है। आप जब तक इसको बार बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से पढ़िए। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया तब आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। यदि संसद ने अनुमति दे दी, कहने का ये कहना चाह रहा है, अनुमोदन यानी कि अनुमति, यदि संसद ने अनुमति दे दी कि हाँ आपातकाल लगा अच्छी बात है, तो कब तक, 6 माह तक जारी रहता है। ये कब तक जारी रहता है, संसद ने अनुमति दे दी है तो 6 माह तक जारी रह सकता है ना। देखिए, प्रत्येक माह में इसे संसद द्वारा, ठीक है ना, तो देखिए पहले तो 6 माह की अवधि तक ये जारी रहता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में इसे संसद के अनुमोदन से अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए भाई, आपातकाल की व्यवस्था की गई, अब आपातकाल कब लगेगा, 1 साल के लिए लगा, 2 साल, 3, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ठीक है, तो कब तक लगेगा, ऐसी कोई डेट तो रहती नहीं है, पता नहीं रहता है कि कब तक लगेगा, लेकिन प्रत्येक 6 माह, लेकिन 6 माह में, लेकिन आपको क्या करना है, प्रत्येक 6 माह में, है ना, क्या करना है आपको, संसद में इसको ले जाके देना है, मतलब अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे, हर 6 माह में आप संसद अनुमोदन कर देगी, फिर 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, फिर 6 महीने हो जाएंगे, 6 माह से पहले फिर से कर देगी संसद अनुमोदन, फिर से संसद अनुमोदन का मतलब होता है अपनी स्वीकृति, फिर से संसद अपनी स्वीकृति दे देगी, फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अनंत काल कर, एक शब्द देखिए यहाँ पे अनंत काल लिखा हुआ है ना, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि संसद क्या होती है, इसको 6 महीने के तक, 6 महीने तक क्या करती है, इसको बढ़ा सकती है। 6 महीने में मतलब ये संसद द्वारा अनुमोदन हो सकता है और अनंत काल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, तो आपातकाल की उद्घोषणा तथा उसका 6 माह तक जारी रहने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। आपने बहुमत के बारे में सुना होगा, एक तो साधारण बहुमत होता है और एक विशेष बहुमत होता है। तो जो आपातकाल का जो उपबंध है ना, वो विशेष बहुमत से जारी होना चाहिए, साधारण बहुमत यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, ठीक है।
इस बात को भी याद रखिए कि आपातकाल की उद्घोषणा का जो है ना, उद्घोषणा जो होती है तो विशेष बहुमत, तो क्या होता है, इसको विशेष बहुमत से पारित होना ज़रूरी रहता है। तो इसमें कुछ कंडीशन दी है। पहली तो देखिए, कुछ सदन है हमारे संसद के, सदन के कुल सदस्यों की बहुमत कर दे, पूरे सदस्य बहुमत कर दे, या फिर सदन के कुल सदस्यों की संख्या और जहाँ वो उपस्थित हैं, जितने भी व्यक्ति सदन में उपस्थित हैं उन्हें और उनके मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। वहाँ पे सदन में जितने भी लोग हैं उनके 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। नोट डाल के देखिए, दे रहा है कि विशेष बहुमत का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में दिया गया था, जबकि इससे पहले साधारण बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक था। ठीक है, जैसे विशेष बहुमत पहले क्या था, पहले साधारण बहुमत के द्वारा भी पारित हो जाता, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि नहीं, है ना, उसमें कहा गया हमें विशेष बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत नहीं चाहिए, इसीलिए विशेष बहुमत को जोड़ा गया। और फिर क्या हुआ, साधारण बहुमत को समाप्त किया गया। ये कब किया गया, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, याद रखिए। ठीक है, चलिए हमने क्या देख लिया है, हमने अनुमोदन देख लिया। अब हम देखेंगे समाप्ति, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति। देखिए, कभी ना कभी तो यदि आपातकाल लगा है 2, 4, 10 साल, 15 साल, या फिर इतना लंबा तो नहीं चलता है, लेकिन जितने भी समय के लिए लगा है, कुछ समय बाद तो उसको समाप्त करना ही पड़ेगा, है ना। कभी ना कभी तो आपातकाल समाप्त होगा ना। जिस तरीके से राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं ना, है ना, इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसकी समाप्ति कौन करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो उद्घोषणा की समाप्ति देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे हमने पहले देखा कि राष्ट्रपति जी ही क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की जब लिखित सिफारिश आती है तो क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, है ना। फिर संसद, फिर इसके बाद संसद के पास जाएगा, फिर 6-6 महीने तक उसको लंबे पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जब समाप्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे, जब उनकी इच्छा हो जाए, जब उन्हें लगे कि आपातकाल अब समाप्त हो जाना चाहिए, तब वो उद्घोषणा एक दूसरा वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक उद्घोषणा या फिर एक घोषणा पत्र जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर देते हैं। ये पहली कंडीशन है, इसके माध्यम से भी आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। दूसरी बात है, समाप्ति के बाद, है ना, जब समाप्ति के समय, है ना, समाप्ति के समय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने पहले देखा, हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 सदस्यों के, है ना, वोटिंग करने पर ही ये पारित होगा। लेकिन समाप्ति जब हमें करनी हो तो हमें ज़्यादा आवश्यकता, इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। समाप्ति के समय संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कि संसद नहीं कहती है कि अब समाप्त हो, राष्ट्रपति जी भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात है, लोकसभा है, जो लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा को क्या है, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा भंग हो जाती है हर 5-5 वर्ष में। ठीक है, तो लोकसभा साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा समाप्त कर सकती है। देखिए क्या होता है, जैसे यदि राष्ट्रपति जी भी यदि नहीं करते हैं तो लोकसभा क्या करती है, साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्र के आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर देती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी समाप्ति। यदि आपातकाल लग गया है, आपातकाल लगता है तो कौन जारी करता है, किस तरीके से प्रोसेस चलती है, और उसकी समाप्ति को देख लिया है हमने। लेकिन जब आपातकाल लगता है तो उसका किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव होता है, अब हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आपातकाल के प्रभावों को देखने वाले हैं। तो केंद्र और राज्य के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यपाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। इन सबको देखेंगे। आखिर हमें ना आपातकाल के समय क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध पर आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने कितनी प्रक्रिया देख चुके हैं। हम लोगों ने क्या देखा, आपातकाल कैसे लागू होता है, किस बहुमत से होता है, और उसकी समाप्ति देखें। अब उसका प्रभाव देखेंगे, जब तक लागू रहता है तो क्या क्या चलता है, यानी कि देश की जो कानून व्यवस्था है आपातकाल के समय किस तरीके की होती है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपातकाल पर, है ना, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका पर प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इफेक्ट ऑन एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
तो आर्टिकल अनुच्छेद 352 में तो आपातकाल की घोषणा ही है, और 353 का में स्पष्ट कहा गया है कि आपातकाल की घोषणा होने के दौरान राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार है ना क्या होता है, शासन चलाना पड़ता है। सीधी सी बात देखिए, समझते हैं। जब आपातकाल की घोषणा होती है ना, तब क्या होता है, जब आपातकाल की घोषणा के समय केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार के लिए कानून बनाती है, ठीक है ना। केंद्र सरकार को ही राज्य के लिए कानून बनाना पड़ता है, और राज्य सरकार उस समय कुछ नहीं करती है ना। सारे निर्देश जो भी केंद्र सरकार देती है उनके अनुसार शासन चलता है। यद्यपि राज्य की जो सरकार होती है उसका निलंबन नहीं किया जा सकता, यद्यपि जो राज्य सरकार होती है उसका निलंबन नहीं किया जाता है, लेकिन राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। समझ में आया है ना। पहले हमने एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका देखा, अब हम विधानमंडल पर प्रभाव देखेंगे, यानी कि इफेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर प्रभाव देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल पर, और वो भी राज्य और केंद्र दोनों की विधानमंडल को देखेंगे। तो आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। सीधी सी बात है। अब देखिए, जितने भी अब आपने सूचियों के बारे में पढ़ा होगा, अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। तो जो राज्य सूची है उस पर राज्य कानून बनाता है, संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है यानी कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, लेकिन जब आपातकाल लगता है ना, तब क्या होता है, जो राज्य सूची है जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। ठीक है, इतनी सी बात है, केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। क्यों बनाती है, क्योंकि आपातकाल लग रहा है। ठीक है, उस समय राज्य की पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संघात्मक प्रणाली है वो एकात्मक हो जाती है पूरे देश के लिए, मतलब जिस भी राज्य में शासन लगता है उसके लिए, या फिर पूरे देश में लगता है तो पूरे देश के लिए कौन कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी, संसद। ठीक है, वही बता रहा है कि आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, परंतु राज्य की विधायिका की शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। हाँ, आप कानून बना सकते हैं, लागू भी कर सकती है संसद, कानून बनाएगी, लागू करेगी, लेकिन राज्य की जो विधायिका है ना उसको समाप्त नहीं कर सकती है, निलंबित नहीं कर सकती है, हटा नहीं सकती है, वो रहेगी। ठीक है ना, हालांकि वो कार्य नहीं करेगी आपातकाल तक, लेकिन वो रहेगी, है ना, सिर्फ वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकती। अर्थात आपातकाल के समय संघीय शासन एकात्मक हो जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संघ है वो एकात्मक हो जाता है। ठीक है, तो आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के बाद तक लागू रहते हैं। अब चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपातकाल कब तक लगा, 2 साल तक आपातकाल लगा, उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं हम, 2 साल तक। और संसद क्या होती है, 6 माह में कानून बनाती है, लेकिन संसद क्या है, कानून बना रही है, तो वो कब तक लागू रहेगा। संसद राज्य के लिए कानून बना रही है, तो अभी आपातकाल समाप्त हो गया है, लेकिन वो कानून कब तक चलेगा, तो आपातकाल समाप्त हो गया है अधिकतम 6 महीने। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा उसके कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, या फिर तुरंत ही उन पे जो प्रभाव है, जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो हटा जाता है। विधायिका मतलब जो राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य सरकार स्वयं अपने के लिए फिर कानून बनाएगी जब आपातकाल हट जाएगा। तो अधिकतम कब तक नहीं बना सकती, केवल 6 महीने, केवल 6 महीने। ये बात अनुच्छेद 250 में कही गई है, आर्टिकल 250 में। ठीक है, तो ये हम विधानमंडल पर प्रभाव देख चुके हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग देखेंगे वित्त पर प्रभाव, वित्त यानी कि इफेक्ट ऑफ फाइनेंस, पैसों वैसों का क्या होता है भैया, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 354 में बताया गया है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन करेगा। जैसे केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपने सुना ही है, पढ़ा होगा केंद्र राज्य संबंध, वो हम अलग वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 354 ये कहना चाह रहा है कि जब केंद्र राज्य क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स लगाते हैं उनका वितरण करती है,
तो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है कि इतना इतना पैसा आप अपने लिए खर्च करोगे, मतलब अपने अपने इस पे विभाग पे खर्च करोगे, ठीक है। लेकिन जब अभी तो क्या है, राज्य सरकार की कोई वो ही नहीं है अभी, है ना। तो क्या होता है, सब कुछ कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, संसद कर रही है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जो राजस्व होता है ना, जो पैसा आता है उसमें संशोधन कर सकता है, मतलब उनके अनुसार जो राष्ट्रपति हैं उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये संशोधन उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक जारी रहेगा जिस समय आपातकाल लागू, है ना, जिस समय क्या है, मतलब देखिए एक बार और देखते हैं। नोट, ये जो संशोधन करेंगे ना राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति संशोधन उस वित्तीय वर्ष तक समाप्त, है ना। और ये कब तक लागू रहेगा, अब ये भी सुनो, देखिए कि ये कब तक लागू रहेगा, तो ये तभी तक लागू रहेगा जब तक जिस वित्तीय वर्ष, अच्छा आपने वित्तीय वर्ष का नाम सुना है, बहुत सारी चीज़ें एंड हैं, इसीलिए तो कहते हैं कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़िए एक दूसरे से। जब तक अब इसमें वित्तीय व्यवस्था, अब आपको वित्त व्यवस्था के बारे में पता नहीं है तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। लेकिन फिर भी देखिए कि जब ये राष्ट्रपति जी केंद्र राज्य के संबंधों राजस्व में जब संशोधन करते हैं तो ये संशोधन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक जारी रहेगा जिसमें आपातकाल लागू हुआ है। जैसे एक साल के लिए, जैसे अभी हमने 2 साल का एग्जाम्पल लिया था, वही देखते हैं। 2 साल के लिए आपातकाल लगा तो 2 साल के लिए क्या है, राष्ट्रपति क्या कर देंगे, केंद्र राज्य में जो वितरण है, जो पैसों का राजस्व का वितरण है, वो क्या है, संशोधन कर देंगे। तो ये संशोधन भी कब तक, जब तक उसके वित्त वर्ष तक ही लागू रहेगा, है ना, वित्त वर्ष तक ही लागू रहेगा। उसके अगला वित्त वर्ष आएगा ना, तब ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल समाप्त हो चुका है। समझ में आया ना। इसी प्रकार अनुच्छेद 354(2) के अनुसार जब राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करते हैं तब यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भाई पैसों वाली बात है, राजस्व की बात है, केंद्र राज्य, आप 10 रुपये भी, आपके घर में 10 रुपये पे झगड़ा हो जाता है, फिर तो केंद्र और राज्य के पैसों की बात चल रही है, तो राष्ट्रपति अकेले इसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इसीलिए संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष भी उन्हें रखना पड़ता है कि हमने ये संशोधन किया है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, राज्य के लिए इस तरीके से कार्य करेंगे। जब तक वित्तीय, कब तक चलेगा, और एक वित्तीय वर्ष तक, ठीक है। जब तक वित्तीय वर्ष चलेगा, आपातकाल लागू हो गया, उसके वित्तीय वर्ष तक ही चलेगा, बाद में ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वित्त का भी देख लिया है कि जब राष्ट्रपति संशोधन करते हैं तो उनको संसद के समक्ष भी रखना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं है कि वो अपने विवेक के अनुसार रखते हैं, यानी यदि संसद जो है संशोधन का बोलेगी उसमें कुछ, तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल पर, ठीक है ना। अब यानी कि जो लोकसभा होती है, जैसे राज्य में लोकसभा, लोकसभा कहाँ पे होती है, केंद्र में होती है, और विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में होती है। तो इन दोनों के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपातकाल का, यानी कि इफेक्ट ऑन द टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 83(2) में ये कहा गया है कि आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। क्या करती है संसद, अब देखिए सारे काम तो संसद कर रही है, कार्यपालिका, विधायिका, वित्त के सारे काम तो संसद कर रही है। राज्य की, अभी तो राज्य के विधानमंडल का कोई काम ही नहीं चल रहा है, सब निलंबित हुए पड़े हुए हैं, सब निलंबित हो जाते हैं जब आपातकाल लगता है। सीधी सी बात ये याद रखिए, जब आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार सब कुछ करती है, राज्य सरकार उस समय बिल्कुल जीरो हो जाती है, होती है लेकिन कुछ काम नहीं कर सकती। वही कह रहा है कि आपको 83 में यही कह रहा है कि विधि द्वारा, अब जैसे कि हर 5-5 साल में क्या होता है, लोकसभा का विघटन होता है ना, लोकसभा का विघटन, और ऐसे ही विधानसभा का भी विघटन होता है। हर 5 साल बाद फिर बहुमत की सरकार आती है, नए मत सब कुछ नया गठन होता है लोकसभा में। तो यही कह रहे हैं कि यदि 5 साल हो गए हैं और आपातकाल लगा हुआ है और अब कार्यकाल समाप्त होना है लोकसभा का, तो क्या बढ़ सकता है कार्यकाल, तो ये कहना चाह रहा है अनुच्छेद 83। हाँ, यदि आपातकाल लगा हुआ है तो संसद का जो कार्यकाल है वो क्या होता है, जो आपातकाल के समय जो कार्यकाल है इनका बढ़ सकता है। यही कहना चाह रहा है कि आपातकाल लग जाता है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, क्योंकि लोकसभा के कार्यकाल को कितने साल के लिए, एक वर्ष के लिए केवल, और नॉट जितनी संसद जितनी बार चाहे 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है। अच्छा, जो कार्यकाल है एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगी लोकसभा,
संसद क्या करेगी? अब जैसे संसद है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना है, आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, अब भाई कार्यकाल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो संसद क्या करेगी? एक बार अनुमोदन बढ़िया एक अध्यादेश जारी कर देगी संसद, और एक क्या होगी, एक बार में 1 साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लो भाई लोकसभा अभी 1 साल के लिए क्या है, आपातकाल लगा हुआ है, आप क्या करो 1 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा लो। अभी सेम टू सेम रहेगा, कोई चुनाव वुनाव नहीं होगा, 1 साल के लिए बढ़ गया। अरे भाई फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी लोग वो जो है आपातकाल आपका समाप्ति नहीं हो रहा है, फिर 1 साल के लिए फिर बढ़ा देगी, और फिर भी नहीं हुआ समाप्त तो फिर 1 साल के लिए फिर बढ़ा देगी। तो जितनी बार चाहे संसद 1-1 वर्ष करके इसको ऐसे ही बढ़ा सकती है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, अब ऐसा हुआ भी है, आपातकाल कोई हमारे संविधान में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है नाम के लिए, इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। जो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था 1971 से लेकर 1977 तक 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया गया था 2 साल के लिए। अब देखिए हम लोग बिल्कुल उदाहरण क्या है, ये सही बात है कि जब आपातकाल लगा था तो जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 2-2 बार 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन किस तरीके से, 1-1 साल करके। संसद क्या करती है, 1-1 साल करके बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दम आप 5 साल के लिए बढ़ा दो, 10 साल के लिए बढ़ा दो, नहीं, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाती है संसद, ठीक है, समझ में आया। देखिए एक और बात देखिए, आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के 6 वर्ष बाद लोकसभा स्वयं विघटित, सॉरी 6 वर्ष बाद नहीं है वो, आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश, क्या कहना चाह रहे हैं, तो 6 माह बाद लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है, चाहे 1 वर्ष हुआ हो या नहीं हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपातकाल की समाप्ति हो रही है, आपातकाल समाप्त हो रहा है और हमने 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो वो कब तक लग गया, वो 1 साल तक, मतलब 1 साल तक अब फिर से कुछ नहीं होगा, नहीं बनाएंगे, मतलब राज्य की जो विधानमंडल है वो अब कानून नहीं बना सकती, तो नहीं, अब 6 महीने तक वो चलता है, ठीक है। आपातकाल समाप्त हुआ और 6 माह के बाद क्या होगा, 6 माह के बाद पुनः लोकसभा विघटित हो जाएगी, क्योंकि अब उसका विघटन तो होना ही है, 5 साल उसके पूरे हो गए हैं, 1-1 वर्ष के लिए उसको इसलिए बढ़ाया जा रहा था ताकि हमारा आपातकाल पूरा हो सके, है ना, राजनीति में, प्रशासन में कोई विघटन ना हो, इसीलिए ऐसा हो रहा था ना। तो 6 माह के बाद लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है, चाहे 1 वर्ष हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपातकाल समाप्त हो गया है, 6 माह के बाद क्या होगा, खुद अपने आप जो है लोकसभा क्या होती है, विघटित हो जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक इसी प्रकार जैसे अभी हमने किसके बारे में देखा, लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 साल वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 172(2) में प्रावधान किया गया है कि संसद राज्य की विधानसभा की अवधि 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ा सकती है, जो आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार यदि राज्य की जो विधानसभा होती है ना, है ना, ठीक है, उसका भी जो कार्यकाल क्या होता है, यदि उसको भी समाप्त होना है भैया, आप उसके लिए भी 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसको भी क्या होती है, वो ठीक इसी प्रकार 1-1 वर्ष करके इसका भी बढ़ाती जाती है विधानसभा को। और जब आपातकाल समाप्त होता है तो क्या होता है, 6 माह बाद जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है वो तुरंत विघटन हो जाता है उनका। अधिकतम 6 माह तक इसलिए दिया है, अधिकतम 6 माह तक नहीं होगा, लेकिन 6 माह तक तो हो ही जाना चाहिए। हो ही जाता है यार, जब आपातकाल समाप्त हो चुका है तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया है, केंद्र राज्य के संबंध, विधायिका, कार्यपालिका, सबका देख लिया है। अब हम लास्ट देखने वाले हैं, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मौलिक अधिकार जो हर व्यक्ति, हर नागरिक को दिए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 352 के अनुसार संपूर्ण भारत में लगता है आपातकाल, या फिर किसी राज्य में लगता है, या फिर राज्य के किसी भाग में भी लग सकता है। जैसे संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत में लगा दो आप, है ना, ऐसा हुआ नहीं है वैसे अभी तक तो पूरे भारत में, तो ठीक है, तो हो भी सकता है, ठीक है ना। तो कि एक ही राज्य में, या फिर जैसे राजस्थान में लगा गया, क्यों लगेगा राजस्थान में, हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो केवल राजस्थान में भी लगा सकते हैं, राजस्थान के एक भाग में भी लगा सकते हैं,
यदि ये मतलब ऐसा लग जाता है ना, जब आपातकाल भारत के किसी भी भाग में या फिर पूरे भारत में या फिर किसी एक राज्य में लगता है, तब संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो जब जैसे ही आपातकाल लगा तो जो अनुच्छेद 19 है, जो आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी जगह खरीदने की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी आपकी। अनुच्छेद 19 इस तरीके से निलंबित हो जाता है, उसको करना वो तो जिस तरीके जब आपातकाल लग गया, जैसे आपातकाल लगा वैसे ही अनुच्छेद 19 क्या होता है, निलंबित हो जाता है ना। उसमें जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं वो आपके स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं बस। परंतु आर्टिकल 359 के अनुसार अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता है। जो आपके बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। उनके लिए राष्ट्रपति को अनुमोदन करना पड़ता है और राष्ट्रपति उनको निलंबित करते हैं, है ना। उनके लिए घोषणा पत्र जारी करते हैं और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करते हैं कि ये भी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है, जैसे ही आपातकाल लगता है वैसे ही निलंबित हो जाते हैं। जो भी आपको अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, एग्जाम में डाउट होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल के समझा रही हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन आपातकाल के समय भी कभी नहीं होता। अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में मोस्ट चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ हो भैया, प्राण रहना, हर प्राण, अरे जान है तो जहान है। आप सब लोगों को पता है कि जान है तो जहान है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वो तो हमारे हमेशा रहते हैं हमारे पास, ये आम नागरिक को दिए हुए हैं और हमेशा रहते हैं उनके पास। ये आज हम लोगों ने क्या सीखा है, तो आपातकाल के बारे में सीखा, 352 के बारे में सीखा है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव क्या होता है, राज्य की विधानसभा, लोकसभा, ठीक है, संसद पर, कार्यपालिका पर, वित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने सब कुछ देख लिया है इस वीडियो में। किसके बारे में, आपातकाल के बारे में। यदि एक वीडियो में समझ में नहीं आए, एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको याद करिए, हर एक एग्जाम में पॉलिटी का ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।